गरियाबंद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उदंती एरिया कमेटी के नक्सली सरेंडर करेंगे। सरेंडर के लिए जंगल से सभी नक्सली निकल चुके हैं। उदंती एरिया कमांडर के साथ नक्सली सरेंडर करेंगे। हथियार के साथ जंगल से नक्सली निकल चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद बड़ी खबर हो जाती है कि उदंती एरिया कमेटी के नक्सली आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। सरेंडर के लिए जंगल से सभी नक्सली निकल चुके हैं। उदंती एरिया कमांडर के साथ नक्सली आत्मसमर्पण करने निकल चुके हैं। हथियार के साथ सभी नक्सली अब जंगल से बाहर निकल चुके हैं। तो देखिए, बड़ी खबर है इस वक्त की, गरियाबंद से उदंती एरिया कमेटी के नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए हथियार के साथ अब निकल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब वो दिन दूर नहीं। इस खबर से आप समझिए कि अब नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। लाल आतंक का साया छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से हट जाएगा। गरियाबंद से यह खबर सुन लीजिए, उदंती एरिया कमेटी के नक्सली आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं। सरेंडर के लिए जंगल से सभी नक्सली निकल चुके हैं। उदंती एरिया कमांडर के साथ नक्सली सरेंडर करने आ रहे हैं। हथियार के साथ वो सभी नक्सली अब जंगल से निकल चुके हैं। और चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ दो रिपोर्टर सीधे लाइव जुड़े हैं। रवि मेरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं इस वक्त, और इसके साथ ही संजय ठाकुर हमारे साथ बस्तर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय का ही रुख कर लेती हूं मैं। संजय, समझाइएगा कि आखिर उदंती एरिया कमेटी क्या है, किस तरह से ये सक्रिय रहती थी, क्योंकि दर्शकों को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बड़ी खबर हम प्रमुखता से क्यों दिखा रहे हैं, क्यों ये बात समझा रहे हैं कि अब नक्सलवाद पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से हटने वाला है। क्योंकि संजय, लगातार नक्सली सरेंडर करते जा रहे हैं। और संजय, सबसे अहम बात तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आखिर सभी नक्सली सरेंडर करने आ रहे हैं तो कितनी संख्या इनकी है? देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि हमारे साथी पुरुषोत्तम पात्र ने जो जानकारी भेजी है, जो तस्वीरें भेजी है, वो इतनी खास क्यों हैं? क्योंकि उदंती क्षेत्र के 7 नक्सलियों ने जिन्हें लीड सुनील कर रहा है, जो उदंती एरिया कमेटी का सचिव है, उसने लगभग 19 तारीख को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उसने लिखा था कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो आसपास के इलाके हैं वहाँ के नक्सली भी अब हथियार डाल दें। और उसने इस बात का जिक्र किया था कि जिस तरह गढ़चिरौली में और जिस तरह बस्तर में रुपेश और वेणुगोपाल राव के नेतृत्व में लगभग 260 नक्सलियों ने अपने हथियार डाले, उसी तरह से हमें भी अपने हथियार अब डाल देने चाहिए और मुख्यधारा में हमें शामिल होना चाहिए। इसके बाद ये लगातार इस प्रयास में लगा हुआ था। इसके बाद सुनील ने हमारे साथी पुरुषोत्तम से संपर्क किया। पुरुषोत्तम जंगलों तक गए, उन्होंने वहाँ जिला पुलिस अधीक्षक गरियाबंद से बात कराई सुनील की और साथ ही बाकी नक्सलियों की। और उसके बाद पुरुषोत्तम पात्र उन नक्सलियों को लेकर वापस मुख्यधारा की तरफ लौट रहे हैं। इन नक्सलियों की संख्या 7 है, जिनका नेतृत्व कर रहा है सुनील। इनके पास इंसास SLR जैसे बड़े हथियार हैं, तो हथियारों के साथ ये लोग वापस आ रहे हैं। अब जो आपने दूसरा सवाल पूछा था कि उदंती एरिया कितना महत्वपूर्ण है, तो ये समझिए उड़ीसा स्टेट कमेटी में ही नक्सलियों ने गरियाबंद को भी शामिल किया है। गरियाबंद भले ही छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, लेकिन ये नक्सलियों के उड़ीसा स्टेट कमेटी के अंतर्गत आता है और इसी गरियाबंद के अंतर्गत पड़ता है उदंती क्षेत्र। मेरे पास नक्सलियों का वो स्ट्रक्चर है जिसे नक्सलियों ने बनाया था जब इस क्षेत्र को उन्होंने डेवलप किया था। इसके अंदर मैं बता देता हूँ छाया, धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिविजनल कमेटी है, जिसका सेक्रेटरी था जयराम उर्फ गुड्डू और चीफ था सत्यम गावड़े। ये दोनों ही नक्सली बीते दिनों एनकाउंटर में मारे गए। यही वजह है कि जो निचले कैडर के नक्सली हैं वो फिलहाल नेतृत्व विहीन है। वहाँ अब ऐसा कोई भी बड़ा नक्सली नहीं बचा है जो इन नक्सलियों को गाइड कर सके। यही वजह है कि सुनील, जो कि उदंती एरिया कमेटी का सचिव है, उसने एक इनिशिएट लिया। उसने ये कहा कि अब हमें भी अपने हथियार डाल देने चाहिए, क्योंकि बस्तर में और गढ़चिरौली में जो नक्सलियों के बड़े नेताओं ने जो फैसला लिया था कि अब ये हथियारबंद लड़ाई जारी नहीं रह सकती, उसे उसने फॉलो किया है। और यही वजह है कि आज इस इलाके के 7 महत्वपूर्ण नक्सली जो हैं वो मुख्यधारा में शामिल होने आ रहे हैं। कुछ ही देर में ये लोग गरियाबंद पुलिस के पास पहुंच जाएंगे और यहाँ से फिर फोर्स द्वारा इन्हें एक सुरक्षित स्थान पर लिया जाएगा और हो सकता है कल या परसों इन्हें मीडिया के सामने पेश किया जाए। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। पुरुषोत्तम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनका रुख भी मैं करना चाहूंगी। पुरुषोत्तम, आपके पास क्या इनपुट से बताइएगा?
ये देखिए, उदंती अभयारण्य जो है गरियाबंद, मैनपुर, गरियाबंद, नुआपड़ा और धमतरी डिवीजन का एक महत्वपूर्ण एरिया था जो कॉरिडोर के रूप में काम किया जा रहा था। 2010 में जब नक्सली पहुंचे तो सबसे पहले यहीं पे आए थे और उस सबसे पुराने कैडर का नक्सली जो है सुनील ही था। और सुनील कुछ दिन पहले से ही पत्र जारी करके अन्य साथियों को, अन्य जो एरिया कमेटी है उनको सरेंडर के लिए सलाह दे रहा था। लेकिन इस बीच जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, दो बड़े नेताओं के बीच जो पत्रवार हुआ, उसके बाद से थोड़ा सा इनका डगमगाया। लेकिन कहीं ना कहीं 7 नक्सली जो है आज जो है सरेंडर के राह में निकल गए हैं। उन्होंने मीडिया को मध्यस्थता बनाया है, उन्होंने हमसे संपर्क किया और फिर वो किसी माध्यम से कैसे तरीके से मुख्यालय पहुंचे इसकी उन्होंने की। अभी इनके पास 3 इंसॉस है, एक SLR है, मैं भी साथ में इनके चल रहा हूँ। और ये नक्सली अभी सीधा हमने जिस हिसाब से ये है और डर था इनको कि किसी प्रकार के इनकाउंटर ना हो जाए, तो स्वाभाविक बात है ये डर, क्योंकि लगातार जो है सुरक्षा जवान भारी हैं। और ये गरियाबंद इलाके में अभी तक के 28 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, 30 ने सरेंडर कर दिया है और 30 से 32 लोग ही सक्रिय थे। और इस सक्रियता के बीच जो है इन्होंने कम से कम 30 से 40 किलोमीटर एरिया में इनका फैलाव था और उसमें से एक अहम हिस्सा होता था उदंती एरिया कमेटी। और यहाँ के सारे जितने सक्रिय 7 नक्सली हैं जिन पर 37 लाख का इनाम था, सुनील के ऊपर 8 लाख का, एरिना के ऊपर 5, लुद्रो, विद्या जैसे कई जो महत्वपूर्ण नक्सली एरिया जो है यहाँ पे जो 2009-10 से ही सक्रिय थे, वो अब सरेंडर की राह पकड़ लिए हैं, आत्मसमर्पण की राह पकड़ लिए हैं। छाया जी पुरुषोत्तम, आप बने रहिएगा। रवि का रुख मैं करना चाहूंगी। रवि मेरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, कहीं ना कहीं एक वजह यह भी है कि नक्सलियों के 2 धड़े हो चुके हैं। अब एक धड़ा अभी भी आत्मसमर्पण की रास्ता है वो नहीं चुनना चाहता और एक धड़ा जो है लगातार सरेंडर कर रहा है। रवि, हम लगातार देख रहे हैं, आप ही खबर भी ब्रेक कर रहे हैं, लगातार ये हो रहा है कि हर दिन कोई ना कोई बड़ा नक्सली लीडर हो या फिर कोई नक्सली हो सरेंडर करने पहुंचता है। इसे किस तरह से देखा जाए रवि? इसे कितनी बड़ी सफलता माना जाए कि अब उदंती एरिया कमेटी के नक्सली सरेंडर करने के लिए खुद हथियार के साथ निकल चुके हैं? रवि देखिए छाया, बहुत बड़ी खबर है और नक्सली लगातार सोनू जब से सरेंडर किया है उसके बाद से लगातार सभी नक्सली अब जंगल से बाहर आ रहे हैं। और अभी उदंती एरिया कमेटी के जितने नक्सली हैं ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 2 जिले, मतलब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के बीच की एक कड़ी थी। और ये एरिया कमेटी के सुनील ने पहले ही पत्र जारी किया था और उसके बाद सरेंडर करने की बात कही थी, क्योंकि नक्सलियों का संगठन एक पक्ष में नहीं है, अलग अलग धड़ों में बढ़ चुका है और नक्सलियों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। इसी डर में कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, इसीलिए उस कमेटी ने हथियार डालने के लिए अपने साथियों को पत्र लिखा था। और सभी नक्सली अब एक साथ जंगल से बाहर निकल रहे हैं, हथियार के साथ बाहर निकल रहे हैं और जितने नक्सली थे सबके सब एक साथ बाहर आ रहे हैं। कुछ घंटों में गरियाबंद पहुंच जाएंगे और ये वही इलाका है छाया जहाँ पे चलपति मारा गया था। चलपति इतना बड़ा नक्सली मारा गया था, तो सोचिए उस इलाके में अब नक्सलियों का कोई भी एक्टिविटी नहीं रहेगी, पूरी नक्सलवाद वहाँ से खत्म हो जाएगा। पूरा गरियाबंद और उड़ीसा के बीच का जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा। ये सभी नक्सली आज या कल पुलिस के सामने आ सकते हैं। और अभी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के जरिए से पुरुषोत्तम हमारे सहयोगी हैं, उनके साथ मौजूद हैं, वो मध्यस्थता कर रहे हैं और सभी नक्सली उसी रास्ते से, जंगल के रास्ते से होकर गरियाबंद की ओर बढ़ रहे हैं। और पुरुषोत्तम ने जो तस्वीर भेजी है, तस्वीर बहुत ताकतवर तस्वीर है। इस तस्वीर में एक चीज़ और देखने को मिला है कि नक्सली भरोसा कर रहे हैं और पत्रकार की बाइक में बैठकर वो नक्सली मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो विकास चाहते हैं, वो हथियार उठाकर छत्तीसगढ़ को बदनाम नहीं करना चाहते, छत्तीसगढ़ में हिंसा नहीं फैलाना चाहते हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़े बदलाव की तस्वीर है छाया। बिल्कुल रवि, और चलिए एक बार फिर से पुरुषोत्तम का मैं रुख कर लेती हूँ। पुरुषोत्तम, आप बताइएगा कि आखिर सुनील ने ये फैसला क्यों किया हथियार डालने का? क्योंकि अहम सवाल है सुनील, लगातार सोनू की बात की जाए या फिर सुनील की बात की जाए, तमाम बातें आती है सामने, तमाम पत्राचार की बातें आती है, लेकिन ये अहम सवाल है कि आखिर उसने फैसला क्यों लिया होगा? देखिए, बस्तर के बाद जो है धमतरी डिवीजन कमेटी, उसके बाद जो है गरियाबंद मैनपुर डिवीजन समिति कमेटी है। इस कमेटी के माध्यम से उड़ीसा में फैलाव करना चाह रहे थे। उड़ीसा जो नुआपड़ा जिला है उस इलाका में ये नक्सली बढ़ाना चाह रहे थे और एक कॉरिडोर का काम कर रहा था। लेकिन इस बीच जो है जनवरी में जिस तरह से सुरक्षा जवानों ने चलपति को मारा, उसके बाद अगस्त में 2 और बड़े नक्सली मारे गए। इस तरह से कमांडर स्तर के कम से कम 4 नक्सली मारे गए और कुल मिला के 28 नक्सली जो सक्रिय थे, जिनके ऊपर जवाबदारी थी कि
वो इस इलाके में विस्तार करे, क्योंकि नक्सलियों पर जो है फोर्स का लगातार दबाव बस्तर हो रहा था। और बस्तर के बाद जो है नक्सली भालू डिगी के पहाड़ हो, चाहे फिर इस इलाके के जितने भी पहाड़ खो है, उसको काफी सुरक्षित ठिकाना मान रहे थे। यही वजह है कि 3 साल पहले ही चलपति यहाँ पे बैठकर अपना सारा सिस्टम ऑपरेट कर रहा था। 2 सीसी मेंबर भी इसी एरिया में थे जो उड़ीसा को सीधा कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन इस बीच जो है तमाम मारे गए। पिछले 8-9 महीना में 28 नक्सली मारे जाने के बाद नेतृत्व क्षमता सारी खत्म हो गई, नेतृत्व विहीन हो गया था। इनके पास ऊपर से बड़े नेताओं के जो संदेश सीधे आते थे, जो एक सिस्टम बना हुआ था, वो सिस्टम कट ऑफ हो गया। इनकी जो तकनीकी सिस्टम है, इनके जो तकनीकी सलाहकार थे, जो तकनीकी जानकार थे, वो भी ढेर हो गए थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कटे हुए महसूस कर रहे थे, अलग हुए महसूस कर रहे थे। और जिसके बाद जो है सरकार एक जो नीति अपनाई थी, या तो फिर सरेंडर करे या सरेंडर करेंगे तो उनका स्वागत है, और जो लड़ना चाहते हैं तो उनको उसी की भाषा में जवाब देने का जो एक स्ट्रेटजी अपनाया गया था, जिसके बाद से नक्सलियों को बैकफुट होना पड़ा। और यही वजह है कि सुनील जैसे नेता जो 2010-11 से इस इलाके में रहकर, हालांकि एरिया कमांडर था, डीवीसी मेंबर जैसे पद पे था, लेकिन वो काफी बड़ा ओहदा रखता था। और उसे समझ में आई थी ये अब फिलहाल जिस तरह से स्थिति है, जिस तरह से सुरक्षा बलों का दबाव इस इलाके में बढ़ गया है, क्योंकि बड़े बड़े नक्सली मारे जाने के बाद 30 नक्सली का सरेंडर किया था, जिसके पास काफी खुफिया जानकारी थी। जहां ये लोग पैसे डंप किए थे, जहां ये लोग हथियार डंप किए थे, इनके रसद जहां डंप थे, वो सारे एक के बाद एक जो है सुरक्षा जवानों के हाथ लग रहे थे। बड़े बड़े टिफिन बम डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे। जहां जितने जगह भी इनके जो बड़े कारतूस, बड़े जितने भी सामग्री थे, लगभग इनकी जो रणनीति थी, लगभग इनके जो एक फैलाया गया था, इसका कुनबा फैलाया गया था, वो अब जब सिमट रहा था तो सुनील के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। और सुनील यही वजह था कि वो उदंती के अलावा अन्य 4 जो एरिया कमेटी के लोगों को भी उसने अपील किया था कि किसी भी तरीके से आत्मसमर्पण की राह ले। लेकिन जो तारीख दिया गया था, उस तारीख में किसी वजह से जो 2 धाराओं की जो लड़ाई चल रही है, जो 2 गुटों की लड़ाई चल रही है नक्सलियों में, उस वजह से नहीं तो संजय का भी रुख कर लेती हूँ। संजय, बता दीजिए आप, चूंकि अभी पुरुषोत्तम बता रहे थे कि लगातार सुनील जो है उसने दूसरे एरिया कमेटी के नक्सलियों से भी अपील की थी, लेकिन उसके लिए उनका जवाब क्या आया था संजय, ये आप बता दीजिए। देखिए, सुनील अपने पत्र में गोबरा, सीनापली, एसडीके और सीता नदी, ये जो बाकी एरिया कमेटी है, यहाँ के नक्सलियों से भी अपील की थी, जो इस उदंती एरिया के आसपास के लगे हुए इलाके हैं, कि यहाँ के नक्सली भी हथियारों के साथ जंगलों से बाहर निकलें। लेकिन शायद उसकी अपील काम नहीं आई, क्योंकि फिलहाल वो नक्सली हथियार नहीं डाल रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जब सुनील जैसा बड़ा कैडर जो उस इलाके में बड़ा प्रभाव रखता था, यदि वो अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है, और जब उसे बाकी नक्सली देखेंगे कि उसके इस कदम का किस तरह से पुलिस ने स्वागत किया है, जब वो मुख्यधारा में शामिल होता है तो पुलिस द्वारा उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है, तो हो सकता है इस इलाके के बाकी नक्सली भी जल्द से जल्द अपने हथियार डाल दें। जैसा कि पुरुषोत्तम बता रहे थे कि सबसे पहले जनवरी में इस साल इनकाउंटर हुआ चलपति का, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर था, और इसके बाद अगस्त से मारा गया मोडेम बालकृष्ण, जो दूसरा सेंट्रल कमेटी मेंबर था। इसके साथ ही एक मारा गया पांडु। जैसे ही ये नक्सली मारे गए और इनके साथ जगदीश और सत्यम गावड़े जैसे बड़े नक्सली मारे गए, तो पूरे जो गरियाबंद का इलाका है, साथ ही उड़ीसा स्टेट कमेटी का इलाका जो है, उसमें जो शीर्ष नेतृत्व था नक्सलियों का, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। यही वजह है छाया कि जो निचले कैडर के नक्सली हैं, वो फिलहाल ऐसी स्थिति में है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके आगे कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि एक और फोर्स द्वारा बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, दूसरी ओर इनका फिलहाल बड़े कैडर से, बड़े नक्सलियों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। ऐसे में इन नक्सलियों के पास रास्ते बहुत कम बचते हैं। यही वजह है कि फिलहाल नक्सल संगठन जो 2 फाड़ में नजर आ रहा है। पहला गुट है देवजी का गुट, जिसमें हिड़मा जैसे नक्सली शामिल हैं और जो कहते हैं कि हम लड़ाई जारी रखेंगे। दूसरा गुट है सोनू और रुपेश का, जिन्होंने हथियार सहित मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया था। तो फिलहाल सुनील ने सोनू और रुपेश के गुट को में वो शामिल हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि नक्सली जब 2 गुट में बटे हैं, ये वजह हो, या फिर नक्सलियों में ये खौफ पैदा हो गया हो कि अब उनका अंत निश्चित है। इसी वजह से कहीं ना कहीं नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं, मुख्य धारा में लौट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, रवि आपका, पुरुषोत्तम आपका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।